नमस्कार। इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। देश में मानसून दस्तक देने ही वाला है। मौसम विभाग को तो सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद है। अगर बारिश अच्छी होगी तो खेती और किसानी से जुड़े प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ेगी। साथ ही मानसूनी बारिश से शहरी के साथ साथ ग्रामीण इकोनॉमी को भी फायदा होने वाला है। ग्रामीण आय बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ेगा। ऐसे में किन सेक्टर को और शेयरों को फायदा होने वाला है, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि समय से पहले कैसे आप इस मॉनसून का फायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं जो आपको निवेश की तैयारी में मदद करने वाले हैं। प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र खेड़िया और वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के विवेक कारवा हमारे साथ हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में पैसों की बारिश करवाने में मदद करेंगे। तो राघवेंद्र खेड़िया और हमारे साथ विवेक कारवा जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी और विवेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है 89 स्वदेश पर। मॉनसून की शुरुआत बस होने ही वाली है। 31 मई को हो जाए, 1 जून को हो जाए, केरला में मानसून बस दस्तक देने वाला है और हम प्री मानसून की बारिश वहां पर देख भी रहे हैं। विवेक जी, ये बताइए कि आप तो चेन्नई में रहते हैं, आप तक अमूमन कब तक मानसून शुरू हो जाता है और अभी क्या स्थिति है? गुड आफ्टरनून अभिषेक और सभी को। पहली चीज तो देखिए, केरला में मानसून दस्तक दे चुका है। आपको मैं बाद में वीडियो भेजता हूँ। बहुत अच्छी तरह बारिश हो रही है उधर तिरुवनंतपुरम में। और मतलब भारत के अंदर एंट्री मार चुका है मानसून। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और दूसरी चीज, जहां तक चेन्नई का सवाल है, तमिलनाडु में हमारे यहाँ पे विंटर मानसून आता है। अब ज्योग्राफिकली आप मैप को देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो कोडाईकनाल और ऊटी हिल स्टेशन है, वो बीच में पहाड़ आ जाते हैं केरला और तमिलनाडु के बीच में। तो वो मानसून तमिलनाडु की तरफ आता ही नहीं है समर मानसून में। ये आता है विंटर मानसून में। तो दिवाली पे चेन्नई में कभी भी बारिश होगी, अभी नहीं होती है। अच्छा, ये आपने बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग चीज बताई विवेक जी, ये तो हमें पता नहीं था। अच्छा है कि इस शो के बहाने हमें ये भी जानकारी मिल गई कि चेन्नई में मानसूनी बारिश पहुंचती कब है। ठीक है, लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि इस साल मानसून की चाल रहने कैसी वाली है। बारिश कितनी होगी, मानसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान क्या है, इस अनुमान के साथ हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए किस तरह की बारिश की उम्मीद करें। विवेक जी तो बता रहे हैं कि उधर केरल में तो बारिश शुरू भी हो गई है। केरल ही नहीं, साउथ के कई सारे हिस्से वहां पर जमकर बारिश हो रही है। कई सारे जिले ऐसे भी हैं जहां के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन मौसम विभाग के अपने पैरामीटर्स होते हैं, उनके कई सारे स्टैंडर्ड करने पे फिर वो ऐलान करते हैं कि मानसून की एंट्री कहां कहां हुई है। लेकिन जो इस बार की जो एंट्री है केरल में और नॉर्थ ईस्ट में, दोनों में एक साथ हो रही, अच्छी बात है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है जो प्रोग्रेस है, जो मॉनसून की चाल है, वो इस साल काफ़ी बेहतर दिख रही है। और ज़्यादातर जगहों में जून के महीने में जहाँ जहाँ मानसून की एंट्री होने वाली वो समय पर होने वाली, चाहे वो महाराष्ट्र को लेकर हो, साउथ में के अलग अलग राज्यों को लेकर हो, वो तमाम जगहों पे अभी ऑनसेट मानसून है। ये अच्छी बात है। मौसम विभाग ने पुराने अनुमान के मुताबिक इस बार भी यही कहा है कि सामान्य से ज़्यादा 106% बारिश होने वाली है। तो एक जोरदार बारिश, सामान्य बारिश का जो दायरा होता है वो 96 से 104% होता है, तो सामान्य से ज्यादा बारिश होती है। हालांकि मंथली दायरा है वो थोड़ा बड़ा है, तो जून के महीने में बारिश 92 से 108% के आसपास का होने वाला है। लेकिन ओवरऑल पूरे सीजन जून से सितंबर के दौरान 106% बारिश की संभावना 32% है और सामान्य बारिश की संभावना भी 31% है, यानी अच्छी बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा एक्सेस बारिश की भी जो संभावना है वो भी 29% है, यानी कहीं से बारिश की कमी की संभावना नहीं दिख रही है। दूसरी जो चिंता एल नीनो की थी, एल नीनो अब न्यूट्रल कंडीशन में बनता जा रहा है। अब जून से लेकर अगस्त तक लानीना पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। लानीना अगस्त महीने में पूरी तरह से एक्टिव होगी और अगस्त और सितंबर यानी मानसून का जो सेकेंड हाफ होगा वो काफी जोरदार रहने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि देश में अलग अलग हिस्से में किस तरह की बारिश होगी, तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ सामान्य से कम होगी। अदरवाइज देश के जितने भी हिस्से हैं वहां पर जोरदार बारिश, सामान्य या
सामान्य से ज्यादा होने वाली है, ये काफी अच्छी खबर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहतर होगा और इसका पूरा फायदा रूरल इकोनॉमी को मिलने वाला है। जैसा आप शुरुआत में शो के इंट्रो में कह भी रहे थे कि रूरल इनकम बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी और इससे जुड़े हुए जितने तमाम अलाइड सेक्टर्स है उनको चौतरफा इस बार फायदा होगा और उसका जो स्पिल ओवर जो असर होगा वो अर्बन इकोनॉमी तक भी पहुंचेगा। तो इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत है। बाकी आप लोग बताएंगे, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि आगे किन किन सेक्टर्स को फायदा होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया विश्व मोहन। निश्चित तौर पर एक्सपर्ट से हम ये जानेंगे कि किन किन सेक्टर्स को फायदा होगा। तो दरअसल मोटा मोटी जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर हो गया, एग्रोकेमिकल हो गया, एक तो ये फ्लेवर में रहेंगे। दूसरी क्या होगी कि जब किसानों की जब आय बढ़ती है, हाथ में पैसे आते हैं, तो वो कहाँ पर खर्च करते हैं, फिर वो सेगमेंट फायदे में रहते हैं। और उस पर हम देखते हैं खास तौर से कि टू व्हीलर वाले स्टॉक्स हो गए या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हो गए, उनकी स्पेंडिंग जहां भी खर्च होती है और खास तौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो कंपनियां होती हैं उनको निश्चित तौर पर फायदा होता है। और इसी के अराउंड आज हम इस शो में चर्चा करेंगे और आपके लिए बिल्कुल मॉनसून के मोती चुनकर लाएंगे जो पोर्टफोलियो में चमचमाते रहेंगे। शुरुआत विवेक जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए मॉनसून की मोती के तौर पर आपका पहला शेयर कौन सा है, क्या खरीदने की सलाह देंगे मॉनसून को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस बार जैसा कि विश्वन बता रहे हैं कि बेहतर बारिश का, सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की तरफ से। तो अभिषेक, पहली चीज तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जब हम सब मॉनसून की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्टिलाइजर दिमाग में आता है। तो इसके लिए मैंने आज जानबूझ के फर्टिलाइजर को टोटली अवॉइड किया मेरी लिस्ट से, और मैंने पहला पिक डाला है हीरो मोटोकॉर्प। आप अगर हिस्टोरिकली देखो और स्टैटिस्टिक्स देखो तो आपको दिखेगा कि जब जब बारिश अच्छी हुई है, रूरल सेगमेंट में टू व्हीलर की सेल्स सबसे ज्यादा रहती है। इनफैक्ट एक हद तक मेरा ये मानना है कि देश में जितना टू व्हीलर का उत्पादन और सेल्स होना था वो लगभग हो चुका है। इनफैक्ट एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। लेकिन अब धीरे धीरे आगे चल के ईवी स्पेस में भी टू व्हीलर बिकने चालू होंगे, तो ये एक पूरा का पूरा साइकिल वापस आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही रूरल में इनकम लेवल्स बढ़ते हैं थोड़े बहुत भी, तो सबसे पहले लोग टू व्हीलर्स की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि फोर व्हीलर। तो हीरो मोटोकॉर्प एक शानदार कंपनी है। यहाँ पे बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्म किया था स्टॉक ने, और अब ये परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है कि आज भी चीप है। तो जिन वैल्यूएशंस पे आज चल रहा है, यहाँ से एटलीस्ट 6,000 रुपए का आप देख सकते हो। और पक्का हर एक स्टॉक में जो भी हम लोग बोलते हैं, इसमें एक स्टॉप लॉस भी आपको लगा के चलना होगा। तो स्टॉप लॉस भी मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो आप 6,000 मुझे लगता है कि एक वाजिब टारगेट होगा। ठीक है, हीरो मोटो जैसे कि हम कह रहे थे कि टू व्हीलर स्टॉक्स फ्लेवर में रहते हैं और बिल्कुल उसी सेगमेंट का शेयर विवेक जी ने चुना है। लेकिन आपने तो अवॉइड कर दिया फर्टिलाइजर बिल्कुल, लेकिन फर्टिलाइजर के अलावा और भी सेगमेंट्स हैं, पंप वाले शेयर हैं, पाइप वाले शेयर हैं, इरिगेशन से रिलेटेड, एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, एक बड़ी रेंज है जो कि खेती किसानी में काम आने वाली चीजें होती हैं। आपसे राघवेंद्र जानेंगे आपका पहला शेयर कौन से है, क्या आप भी टू व्हीलर कंज्यूमर गुड्स की साइड जा रहे हैं या फिर पेस्टिसाइड, पंप, केमिकल, इन शेयरों की तरफ हैं? डेफिनेटली एक बेहतर मॉनसून ओवरऑल इकोनॉमी को, इंडिया अभी भी एक एग्रेरियन इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है, और जब जब मॉनसून अच्छा होता है तो एक एग्रेरियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंजम्पशन स्टोरी होता है, या एक बहुत बड़ा बैंक हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका भी बड़ा फोकस, बड़ा ऑर्डर बुक रूरल स्पेस से आता है। तो ये गुड मॉनसून ओवरऑल पूरा इकोनॉमी को, सारे लार्ज कैप स्टॉक्स को, डिफरेंट सेक्टर्स को बूस्ट करता है। और इसी स्पेस में हमारा पहला स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा केएसबी पंप्स। ये एग्रीकल्चर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका खास काम, जो पंप्स बनाते हैं वो एग्रीकल्चरल स्पेस में यूज होते हैं। तो जैसे ही मॉनसून अच्छा होगा, किसान की आय बढ़ेगी, तो एक थोड़ा सा डिमांड अपटिक आएगा केएसबी में, और एक पंप सेक्टर में थोड़ा सा अपटिक आएगा। तो हमें लगता है 4,500 के करंट प्राइस पर इसको अगर लेते हैं तो 5,200 का लक्ष्य बनता है, जो कि एक मॉडेस्ट टारगेट है। 15% का अवधि 1 साल की है, बट हमें लगता है अगर अच्छा मॉनसून रहा तो ये टारगेट जल्दी अचीव हो सकता है। तो केएसबी
4,500 पे हमारा पहला पिक रहेगा। हमारे आगे के पिक्स भी हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर से हैं, जो कि मॉनसून से बेनिफिट करेंगे। ठीक है। राघवेंद्र जी की पहली पसंद है केएसबी पंप। लक्ष्य होगा 5200 रुपए का। रिटर्न जो पोटेंशियल इसमें है वो है 15% का। यहाँ से अवधि 1 साल की। बढ़िया शेयर केएसबी पंप है। देखिए राघवेंद्र जी ने एक अच्छी बात कही कि बैंकिंग शेयरों को भी फायदा होता है। निश्चित तौर पर मानसून अगर आती है, खेती किसानी पर जोर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट की डिमांड भी बढ़ती है। और उसमें अगर रूरल स्पेस में अगर देखें, अगर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ज़्यादा करीब से जुड़ा हुआ जो बैंक है वो है एसबीआई भी, तो निश्चित तौर पर बैंकिंग शेयर भी फोकस में रहेंगे। जानेंगे कि क्या टारगेट्स हैं राघवेंद्र जी के एसबीआई के लिए और कौन सा शेयर पसंद है, ये भी समझेंगे आगे। लेकिन विवेक आप बताइए, आपका दूसरा शेयर कौन सा है मॉनसून से जुड़ा हुआ, मॉनसून के मोती के तौर पर? पहला तो हमने समझ लिया, बहुत बढ़िया शेयर आपने सुझाया, शेयर चला भी हुआ है हीरो मोटो का। दूसरा स्टॉक कौन सा है? तो देखिए अभिषेक, इस पे थोड़ा बहुत आप विवाद कर सकते हो कि ये डायरेक्टली मॉनसून से रिलेटेड है कि नहीं ये स्टॉक। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये उस पे डिपेंड भी करता है। ये होनासा कंज्यूमर, हम लोग आईटीसी, एचयूएल वगैरह की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इंटरनेट पेनेट्रेशन आज रूरल सेगमेंट में होकर रखा है, जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और स्टैंडर्ड ऑफ से वेल बीइंग है, ये रूरल साइड पे बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। और वहाँ पे भी अब लोग चाहते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और इंटरनेट के कारण ये सब आज के दिन मुमकिन हो गया है। और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनके प्रोडक्ट्स बेचती है। और कंपनी इनफैक्ट न्यूज़ में भी है, ये लोग कोई ना कोई नया कोई एक्विजिशन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कैपिटल भी है इनके पास, मैनेजमेंट बोल रहा है, और कैपेबिलिटीज भी है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक काफी ऊपर गया था, उसके बाद में करेक्शन आया है, करीबन ये 420 की रेंज में चल रहा है, तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ऑफकोर्स लॉन्गर टर्म के लिए बहुत मतलब बड़ा टारगेट हो सकता है, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म का टारगेट स्क्रीन पे आपके है, और मुझे लगता है कि इसमें भी बाइंग हो सकती है। होनासा कंज्यूमर। विवेक जी आपने शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दिया कि इस पर डिबेट कर सकते हैं कि ये मॉनसून से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, लेकिन तर्क आपकी इंटरेस्टिंग है। वैसे आपको लगता है कि अगर किसानों के हाथ में पैसे अगर आएंगे तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर जोर देंगे? शेयर में कोई देखिए दिक्कत अभिषेक, नहीं है, बढ़िया शेयर आपने चुना है, ग्रोथ का पोटेंशियल भी है। नहीं नहीं, आप अगर रूरल साइड में देखो तो जब मॉनसून आता है ना, खाली किसान की इनकम लेके इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाए वैसे कुछ नहीं है। आज के दिन आप अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखो जो फार्मिंग का है, चाहे आपकी पॉपुलेशन 60-65% इरिगेशन में होगी, लेकिन आज के दिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है किसानों का, वो बहुत ही मिनिमल है। तो मेरा ये मानना है कि खाली किसानों की आय देख के पूरा सेक्टर उठेगा या इकोनॉमी उठेगी, वैसा नहीं है। लेकिन जब मॉनसून अच्छा आता है तो ओवरऑल वेलबींग पूरे के पूरे गांव में, टायर 3 टायर 4 सिटीज में आती है। तो ये एक क्या बोलते हैं, एक पूरा इवनली स्प्रेड आउट ग्रोथ देखने को मिलता है अगर मॉनसून अच्छा हो। आप सिटीज में भी देख लो, अगर मतलब यहाँ पे किसान मिलेंगे नहीं, ऑफकोर्स कोई भी सिटी में फार्मिंग तो होती नहीं है, लेकिन अगर अच्छा मॉनसून हो तो क्या सिटी को भी बेनिफिट मिलता है और नहीं मिलता है, तो इसके कारण मैंने इसको लिंक किया है। हाँ, जैसे मैंने कहा डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कई हद जी तक जी, ये है वैलिडिटी। ठीक है। पॉइंट टेकन। सही तर्क है आपका। वैसे होनासा कंज्यूमर को खरीदने की सलाह है विवेक जी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी आपको ढेर सारे शेयर हम बताने वाले हैं जो बनेंगे आगे जाकर मॉनसून के मोती। आप कहीं जाएगा नहीं। आने वाले मानसून में कमाई को लेकर हमारा खास शो मानसून के मोती देख रहे हैं आप, और हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, राघवेंद्र केडिया हैं और विवेक कारवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र आपके पास आएंगे, बताइए आपका दूसरा शेयर कौन सा है? पहला शेयर तो आपने बता दिया अपना केएसबी पंप हो गया, दूसरा स्टॉक कौन सा है? कौन सा शेयर बनेगा मानसून का मोती? दूसरा स्टॉक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए, इंडिया अभी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका लार्जेस्ट बैंक है। तो ये बैंक को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। जब जनधन योजना बनी थी, उसके बाद बहुत सारे अकाउंट्स खुले थे रूरल स्पेस में। एक फोकस था जनधन योजना का प्रधानमंत्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इसके साथ में कि रूरल स्पेस में ज्यादा से ज्यादा अकाउंट बनने चाहिए। तो एक बैंकिंग पेनिट्रेशन जो हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो डीबीटी स्कीम लॉन्च हुई थी, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था और उसके बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा रूरल स्पेस में थे। तो हमें लगता है जैसे जैसे मॉनसून की प्रोग्रेस होगी, आय बढ़ेगी, किसान ज्यादा लेवरेज लेंगे और ओवरऑल बैंकिंग में थोड़ा सा अपटिक आएगा, तो उसको लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट प्राइस 825 पे एक सेफ एंड स्टेडी प्ले कर सकते हैं। हम इस पर 21-22% का टारगेट दे रहे हैं, 1000 का लक्ष्य, अवधि 1 साल। एक ये सेफ बेट रहेगी, इन्वेस्टमेंट बेट रहेगी। अगर एक एग्रेरियन इकोनॉमी में मॉनसून अच्छा होता है तो वहां का सबसे बड़ा बैंक जिसका मैसिव पेनिट्रेशन गाँव में है, विलेजेस में है, टियर 2 टियर 3 सिटीज में है, जहां पर कंपटीशन कम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक स्टॉक रहेगा मॉनसून प्ले को लेकर, इसे बाय कर सकते हैं। 20 से 21% का अपसाइड, 1000 का टारगेट, 1 साल की अवधि। ठीक है, एसबीआई एक बढ़िया शेयर 825 रुपए के भाव पर आपको खरीदना है। 1000 रुपए के टारगेट होंगे, ऐसा लगता है राघवेंद्र जी को कि 1000 रुपए का ये शेयर हो जाएगा, 4 डिजिट में पहुंचने वाला है। अगला शेयर हम जानेंगे विवेक जी आपसे। आपके 2 शेयर हो गए हैं, तीसरा शेयर बताइए सर। होनासा कंज्यूमर और हीरो मोटो तो हो गया है, थर्ड स्टॉक जो तो मॉनसून से जुड़ा हो, जो हाँ, कमाई कराएगा, चमकेगा मोती की तरह, कौन सा होगा? तो अभिषेक इनफैक्ट मैंने ये शायद चौथे नंबर पे लिखा था, लेकिन मैं इसको तीसरे पे लेके आता हूँ। और इसके लिए मैं हंस रहा था क्योंकि देखिए बाकी कर जितने दीजिए भी सर। स्टॉक्स है, मैंने 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 बाई कंपनी का नाम, टारगेट और स्टॉप लॉस लिखा था। इस शेयर पे लिखा है मैंने बाई एसबीआई, टारगेट 1000, नो स्टॉप लॉस। तो राघवेंद्र ने ऑलरेडी ये शेयर का नाम ले लिया है, तो इसके लिए इस पे भी समझ लीजिए कि डबल मोहर है आज के दिन। और मेरा भी टारगेट 1000 है इस पे। कारण सब राघवेंद्र ने बता दिया, मेरा काम इजी कर दिया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और मुझे लगता है कि कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, इसको आपको पक्का लेना चाहिए। बढ़िया है ना, फिर तो ये टेंशन ही खत्म हो गई। एक शेयर पर 2 एक्सपर्ट अगर बुलिश हो जाए तो शेयर की संख्या भले कम हो जाती है सर, लेकिन कन्विक्शन तो डबल हो गया ना, और टारगेट भी आप लोगों के मैच हो रहे हैं, तो ये बढ़िया है। एसबीआई आप जरूर रखिए, आप बिल्कुल 2 बार बोल रहा हूं कि जरूर रखिए, ये हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को पसंद है मॉनसून के लिहाज से। कोई बात नहीं विवेक जी, अगला शेयर बताइए आप, अगला शेयर कौन सा है, चौथा शेयर बताइए अपना आप। ओके, तो देखिए ये एक नो ब्रेनर है। अब तक स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, काफी अंडर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट इसका वैल्यूएशन 80-90 पी तक पहुंच गया था। अब टूट टाट के ये करीबन 50-51 पी पे चल रहा है। कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। मार्केट दिग्गज है। और जब मॉनसून आता है, मॉनसून के बाद जो डिमांड आती है, ये हो सकता है कि मॉनसून के दौरान नहीं बढ़े, लेकिन हाँ मॉनसून के बाद जो डिमांड आती है, ये खाली रूरल में नहीं, ये अर्बन सेक्टर में भी ऐसे स्टॉक्स चलते हैं। तो जनरली लोग वेट करते हैं कि मॉनसून एक बार खत्म हो जाए और उसके बाद में पेंट का कारोबार अच्छे खासे तरीके से चलता है। और जिस हिसाब से आज वैल्यूएशन चल रहा है एशियन पेंट, ये देखिए एक एक उस कगार पे चला बैठा है जहां पे डाउनसाइड बहुत ही मिनिमल है और अपसाइड यहाँ पे काफी, मैंने तो जो टारगेट दिया है वो बहुत छोटा दिया है, लेकिन हाँ उससे ज्यादा भी टारगेट हो सकता है। और एक और चीज है कि क्रूड काफी हद तक स्टेबल है। और जब तक, जहां तक मैंने स्टडी किया एशियन पेंट्स, मुझे लगता है कि एक नो ब्रेनर, लेस रिस्क, लार्ज कैप बाई है, बनता है ये। तो पक्का एशियन पेंट्स लीजिए। ये 3070 का टारगेट दिया है, मुझे लगता है कि 3200-3300 भी जा सकता है मानसून के बाद। 3070 का इसका इमीडिएट टारगेट है एशियन पेंट्स का। 2900 रुपए के भाव पे लेना है आपको। स्टॉप लॉस 2860 का, 3100-3200 के लिए भी तैयार रहिए। एशियन पेंट्स फंडामेंटली बहुत ही दमदार स्टॉक है। क्रूड हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही है, तो क्रूड का भी बेनिफिट एशियन पेंट्स को है। और निश्चित तौर पर जब इनकम बढ़ती है ना, तो लोग अपने घर पेंट कराते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, रेनोवेशन के बारे में भी कई बार लोग विचार करते हैं। और आजकल तो लोग बहुत इनोवेटिव भी हो गए हैं कलर्स को लेकर। ठीक है, एशियन पेंट्स एक बढ़िया शेयर। राघवेंद्र जी, आपका अगला शेयर कौन सा होगा?
मॉनसून के मोती में हमारा अगला शेयर फर्टिलाइजर स्पेस से रहेगा। फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर FACT, ये कंपनी में करंटली 90% होल्डिंग गवर्नमेंट का है, तो काफी कॉर्नर्ड स्टॉक है। हमें लगता है इसमें एक स्टेक सेल भी पॉसिबल है, हायर प्राइस पे गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच सकती है। और जब जब मानसून अच्छा होता है फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ता है। और FACT का एक प्रोडक्ट है, काफी कम कंपनीज वो प्रोडक्ट बनाती है, कैप्रोलैक्टम, जिसका डिमांड स्पेसिफिकली अच्छे बारिश के बाद काफी बढ़ जाता है। और इसका डिमांड लोकली भी बढ़ता है, ग्लोबली भी बढ़ता है। तो हमें लगता है कैप्रोलैक्टम जो प्रोडक्ट है उसको चलते, एक हायर डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर को चलते, इसमें काफी अच्छा रिटर्न्स आ सकता है। FACT का ROE काफी इंप्रेसिव है, पिछले 30 साल में 56% का ROE दिया है। तो इसको चलते 690 के करंट प्राइस पे फर्टिलाइजर त्रावणकोर को बाय कर सकते हैं। एक 30% का अपसाइड हमें लगता है, 900 का लक्ष्य, और अगर 1 साल की अवधि के लिए रखेंगे हमें लगता है 30% 900 का टारगेट इसमें संभव है। FACT 690 पे मानसून के मोती में गुड मानसून को लेके एक अच्छा बेट रहेगा। इन्वेस्टमेंट 12 महीने का टाइम होराइजन। ठीक है, फैक्ट, ये फर्टिलाइजर वाली कंपनी, रिटर्न क्षमता 30% की, लक्ष्य 900 रुपये, 690 के भाव पर खरीदना है, अवधि आपको रखनी है 1 साल की। ये शेयर राघवेंद्र जी की तरफ से आपके लिए। विवेक जी, मैं ये सोच रहा था कि देखिए जब मानसून आता है, अच्छी अगर फसल हो गई, आय बढ़ गई किसानों की, या लोगों के हाथ में पैसे आ गए, तो लोग कंज्यूमर गुड्स भी तो अपग्रेड करते हैं ना, टीवी अपग्रेड करते हैं, फ्रिज अपग्रेड करते हैं, पंखे, कूलर, ये सारी चीजें अपग्रेड करते हैं। कोई इस स्पेस से कोई शेयर आपके पास नहीं है क्या? अगला वहीं से है अभिषेक। देखिए, मैं सोच रहा था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे अच्छा। ही मेरे को एक चुनाव करना चाहिए। और फ्रैंकली मेरी फर्स्ट चॉइस पहले थी वर्लपूल, लेकिन आपके VIP सेगमेंट में मैंने वर्लपूल कई बार पहले दे चुका हूँ और उसके सारे टारगेट्स भी अचीव हो गए थे। तो इसके लिए फिर सोचा ठीक है, अब नेक्स्ट बेस्ट लिया जाए जो वर्लपूल के मुकाबले अच्छा काम करता हो। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक मुझे पसंद आ रहा है। और ये कंपनी आपको एसीज वगैरह नहीं बनाएगी रूरल में। आज शो आपका एक देख रहा था जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि AC डिमांड टायर 3 और टायर 4 सिटी से भी आ रही है, लेकिन जो फैंस है, होम अप्लायंसेस है, ये जितने भी गुड्स है, ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक का बनाती है। 5-6 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी सी कंपनी है, और परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छी कर रही है। और जो ब्रांड रिकॉल है ये भी कंपनी का अच्छा है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, फैंस, लाइटिंग, ये तीनों सेगमेंट में ये एक दिग्गज प्लेयर है, तो लेना चाहिए। स्टॉक मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है यहाँ पे, और आपको टारगेट ज्यादा मिल सकता है। ठीक है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 225 के भाव पर लेना है, 6 महीने का टारगेट 260 रुपए का, 210 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा के चलना है। वैसे तो विवेक जी देखिए फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, बट टेक्निकल्स को बड़े करीब से ट्रैक करते हैं, और इसलिए आप देख रहे हो कि स्टॉप लॉसेस भी उन्होंने साथ साथ आपको लगे हाथ दे दिया है, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, आप सुरक्षित भी रहें। चलिए, इसी के साथ आपके लिए अच्छे खासे शेयर 7-8 की संख्या में आपको मिल गए हैं। बहुत होते हैं ये आधे घंटे में, और एक मानसून सीजन के लिए आप इसके अराउंड अपनी रणनीति बनाइए। मानसून बस दस्तक देने ही वाला है, और जैसा कि विवेक जी बता रहे हैं कि केरल में तो बारिश हो भी रही है। अब उसको प्री मानसून माने, मानसून मान ले, जो भी कहिए, लेकिन बारिश की शुरुआत देश में हो गई है। और ये शेयर आपको बारिश के चलते बेशुमार पैसे बनाने का मौका देंगे, मानसून के मोती बनकर। फिलहाल इस शो में इतना ही। विवेक जी और राघवेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और ये तमाम बेहतरीन स्टॉक्स हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन 18 स्वदेश पर आप बने रहिए। नमस्कार।